मैं मोनिका भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो मुद्दा मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ वो बेहद संवेदनशील है। संवेदनशील इसलिए क्योंकि लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है। दरअसल जिस वक्त पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, ऐसे वक्त में HSSC कमीशन AG कार्यालय में एक रिपोर्ट लीगल ओपिनियन के लिए भेजती है। HSSC कहती है कि 2015 में विज्ञापित 1550 पोस्ट विभिन्न कारणों से निरस्त कर दी जानी चाहिए और AG कार्यालय भी कानूनी अड़चनों का हवाला देकर इन पोस्टों को निरस्त करके दोबारा री एडवर्टाइज करने की मांग उठाता है। फिलहाल 13 मई से जो ये लेटर है ये मुख्य सचिव की टेबल पर है और अगर मुख्य सचिव हामी भर देते हैं तो समझिए 2015 का ये 5 साल से लंबे समय से जो ये भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को थी, वो निरस्त हो जाएगी, री एडवर्टाइज होने के लिए दोबारा विज्ञापित होंगी। अब देखिए, इनमें जो 503 पद हैं वो 7 श्रेणियों के लिए हैं और 1035 पद अकेले TGT इंग्लिश के लिए है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि TGT इंग्लिश की जो ये पोस्ट है ये निरस्त हो ही जानी चाहिए थी। क्यों? उसका विश्लेषण हम करेंगे। देखिए, कमीशन पूरी तरह जवाबदेह है अपनी लेट लतीफी के लिए। सरकार की जवाबदेही बनती है। तमाम तरह की नजरअंदाजियां हुई हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, लेकिन फिर भी ये जो एडवर्टाइजमेंट थी इनका निरस्त होना बनता ही था। 2015 में 9/2015 के जो कैटेगरी के तहत ये पोस्ट 1035 पोस्ट पब्लिश होती हैं, एडवर्टाइज होती हैं। 23 जुलाई 2015 को जब ये पोस्ट पब्लिश होती हैं तो अकेले मेवात में 341 और आपके हरियाणा के लिए, रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए 694, यानी कुल 1035 पोस्ट विज्ञापित होते हैं। अब इनकी जो शर्त रखी जाती है वो क्या है? योग्यता शर्त रखी जाती है, शैक्षणिक योग्यता। वो क्या है? पहली ये कि अकेले TGT इंग्लिश के प्रतिभागी ही इस पोस्ट को भर सकते हैं। जिन्होंने TGT इंग्लिश का HTET किया है वो इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, पहली बात। दूसरी चीज, जिनके पास इंग्लिश एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो इस पोस्ट को भर सकते हैं। ये 2 अनिवार्य शर्त उसमें तमाम और योग्यताओं के साथ जोड़ दी गई। अब इस तरह के अभ्यर्थी 2015 में 120 से 150 के करीब थी और कुल पोस्ट थी 1035। तो वो बच्चे सीधे तौर पर इसके पात्र थे, सुपात्र थे बल्कि। तो जब इस तरह की पोस्ट आई तो वो बच्चे एकदम उछल पड़े। अब होता क्या है कि 2012 में नए सर्विस रूल बनते हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा। 2012 में नए सर्विस रूल बनते हैं। 2012 से पहले SS TGT वाले अभ्यर्थी ही इंग्लिश भी पढ़ाते थे, यानी जो SS TGT HTET जिसने कर रखा है वो ही इंग्लिश भी पढ़ाएगा। लेकिन 2012 में सर्विस रूल चेंज हुए तो कमीशन ने डिसाइड किया कि SS के लिए अलग हम अध्यापक रखेंगे और इंग्लिश के लिए हम अलग अध्यापक रखेंगे। दोनों की शैक्षणिक योग्यताएं और उनकी योग्यताओं के मानदंड भी बदल दिए गए। अब 2014 से HTET इन TGT इंग्लिश कंडक्ट हो रहा है। पोस्ट निकलती हैं 2015 में। तो बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे जो TGT इंग्लिश HTET की योग्यता को पूरा कर रहे थे, लेकिन इलेक्टिव इंग्लिश की योग्यता को पूरा करने वाले महज 120 या 150 ही थे। अब ऐसे टाइम पे क्या होता है कि कुछ अभ्यर्थी ऐसा मान लेते हैं कि हम, क्योंकि पहले भी एप्लीकेबल थे SS वाले, तो भी एप्लीकेबल ही होंगे। उन्होंने जब अप्लाई किया तो ऐसा कोई सिस्टम में ऐसी कोई मॉनिटरिंग ही नहीं थी जिससे ये जांचा जा सके कि ये जो व्यक्ति फॉर्म भर रहा है ये सिर्फ
टीजीटी इंग्लिश एचटेट वाला है या अन्य किसी सब्जेक्ट के एचटेट वाला है। तो होता क्या है, एसएस वाले जो एचटेट पास हैं वो भी इंग्लिश के लिए भर रहे हैं, साइंस वाले जो एचटेट टीजीटी पास हैं वो भी इंग्लिश के लिए भर रहे हैं, मैथ वाले जो एसएस टीजीटी पास है वो भी इंग्लिश के लिए भर रहे हैं, और एक बड़े पैमाने पर बच्चे इसके लिए अप्लाई कर देते हैं और उनके ना केवल रोल नंबर आते हैं बल्कि वो पेपर देने जाते हैं। आप देखिए एडवर्टाइजमेंट किस विषय में हो रही है, योग्यताएं क्या हैं, और फॉर्म देने कोई और, जो पेपर है वो देने कोई और जा रहा है उनके साथ। अब जब ये एग्जाम होता है 20/12/2015 को मेवात कैडर का होता है और 7/2/2016 को यानी दिसंबर 2015 में मेवात कैडर के लिए और फरवरी 2016 में हरियाणा कैडर के लिए एग्जाम होता है। एग्जाम के बाद 3 सितंबर 2016 को रिजल्ट आता है। मीनवाइल अनऑफिशियली ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्णतः एप्लीकेबल थे वो बार बार कमीशन से मिलते हैं, भाई आप ये देखिए ये चीजें गलत हो रही हैं, हमारे ऐसे भाई बंधु जो अलग अलग विषयों के एचटेट वाले हैं वो इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, खासकर एसएस वाले। अब कमीशन परेशान, कमीशन अब उसका क्या रास्ता निकालता है आप जरा ध्यान से सुनिएगा। कमीशन डीएससी को पत्र लिखता है कि क्लैरिफाई कीजिए साहब, डायरेक्टर साहब या जो पूरा विभाग है वो हमें क्लैरिफाई करे, क्या इलेक्टिव इंग्लिश वाले बच्चे कंपल्सरी इंग्लिश वाले बच्चों के बराबर हैं, यानी वो दोनों चीजें बराबर हैं। दूसरी चीज, क्या टीजीटी में एसएस में टीजीटी एचटेट क्लियर करने वाले बच्चे इस टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं? तो डीएससी का जवाब भी मजेदार। 21 सितंबर 2016 और 27 सितंबर 2016 को डीएससी जवाब देती है कि हाँ जी, यस, इन क्लियर वर्ड्स, यस यस यस, both elective English and compulsory English are equal, and both the students who have qualified for TCT English HTET and who have qualified TCT SS HTET are applicable for said post. अब ये मात्र अपनी चंद लाइनों से जो वो पैरामीटर है, जो वो योग्यता का इंडेक्स है जो एडवर्टाइजमेंट के समय निकला था, उसे बदल देते हैं मात्र एक क्लैरिफिकेशन के लेटर के नाम पर। अब कमीशन कहता है जी ये तो एप्लीकेबल है और कर सकते हैं। मीनवाइल ऐसे बच्चे भी अप्लाई कर देते हैं जो नॉन एचटेट हैं। 2015 से पहले ऐसे कई जो हमारी पीजीटी टीजीटी की पोस्ट हुई हैं जहां गेस्ट लेक्चरर्स को छूट दी गई थी कि भाई आप एचटेट अगले 1-2 सालों में क्या निश्चित समय अवधि उनको दे दी गई थी कि तब तक कर लेना और आप पोस्ट अप्लाई करो और लगो इसमें। उस प्रावधान के तहत नॉन एचटेट वालों ने भी इस पोस्ट के लिए जो अप्लाई कर रखा था वो लोग भी आ गए। अब भर्ती कोर्ट में चली जाती है क्योंकि जो पूर्णतः एलिजिबल कैंडिडेट थे वो तो रह गए ना। वो ना केवल दोनों शर्तों को पूरा कर रहे थे बल्कि वो शुरू से तय मानकों के हिसाब से चल रहे थे। तो इस तरह तो एक गलत संदेश जा रहा है ना कि आप जब चाहें भर्ती के नियम बदल सकते हैं मात्र एक लेटर के हिसाब से। मीनवाइल जो यूनिवर्सिटीज हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, एमडीयू, ये भी एक डिक्लेरेशन दे देती है, हाँ भाई पूरे हरियाणा में कहीं इलेक्टिव सब्जेक्ट इंग्लिश होता ही नहीं है, हमारा जो कंपल्सरी इंग्लिश सब्जेक्ट है उसे इलेक्टिव माना जाए। क्योंकि मेरे टाइम पे मैंने कभी नहीं सुना कि इंग्लिश एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट समथिंग कोई इस तरह का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी करवाती हो। तो डिक्लेरेशन भी आ गया तो चीजें और क्लैरिफाई हो गई। चलो एक चीज निकल गई कि इंग्लिश और इलेक्टिव वाला पंगा निकल गया, लेकिन वो अभ्यर्थी जो पूर्णतः इलेक्टिव इंग्लिश करके आए हुए थे, अलग अलग जगह से मेहनत करके दिमाग लगा के अलग सिलेबस पढ़ के, उनका क्या? और दूसरे जिन्होंने टीजीटी इंग्लिश का एचटेट दिया था उनका तो बढ़ गया ना बेवजह कंपटीशन। फिर आपने ये मानक क्यों बनाए? फिर 2012 के उन सर्विस रूल्स का क्या?
फिर ये टीजीटी इंग्लिश का अलग से आप ऑर्गेनाइज ही क्यों करवा रहे थे, एसएस वाले कर देते। तो ये तमाम तरह के प्रश्न आ गए, तमाम तरह का रायता फैल गया और फिर सभी अभ्यर्थी कोर्ट जाते हैं, अलग अलग तरह की पार्टियां बनती हैं। अब ऐसे बच्चे भी आ जाते हैं जो चूक गए हैं, वो क्या कहते हैं, भाई मैं तो एक अच्छा कैंडिडेट था, मुझे पता ही नहीं था कि आप टीजीटी एसएस वालों को मौका दे रहे हो, मैं तो टीजीटी इंग्लिश एस्टेट था नहीं, तो मैंने अप्लाई ही नहीं किया। तो जो चूक गए हैं वो भी एक पार्टी बन जाते हैं, एसएस वाले कहते हैं कि हमें भी मनाओ, वो एक पार्टी बन जाते हैं। जो प्योर थे वो भी बन जाते हैं कि भाई हम ही हैं दरअसल एप्लीकेबल, तो वो भी बन जाते हैं, नॉन एस्टेट वाले भी। तो इस तरह की तमाम चीजें आ जाती हैं। अब जो मलिक, एक हमारे जो ये जगबीर मलिक जी हैं, मैं श्योर नहीं हूं इसके बारे में, जो वकील साहब हैं, वो एक बहुत तगड़ा पॉइंट वहां रखते हैं और वो ये कहते हैं कि आपकी सारी बातें कमीशन सही हैं, कमीशन की सभी बातों को वो सही ठहरा देते हैं, लेकिन ये बताइए वेयर इज द नोटिफिकेशन, क्या आपने कोई शुद्धि पत्र डाला, क्या आपने कोई अमेंडमेंट डाला, क्या किसी तरह की कोई भी वाजिब कार्रवाई हुई, या तो डीएससी ने किसी तरह का नोटिस डाला हो या कमीशन ने, नो, किसी तरह का कोई वो नहीं है, मात्र एक क्लियरिफिकेशन का आप लेटर डाल के आप दो जो स्ट्रक्चर है वो संवाद करते हैं और उसी को आप बेस बना रहे हैं। तो इस जो दलील पर कोर्ट डिविजनल बेंच 16 जनवरी 2018 को इस भर्ती पर स्टे लगा देती है, जो आज तक जारी है। अब ये बताइए, आप खुद बताइए, इन तमाम बिंदुओं के बाद क्या आपको लगता है कि ये भर्ती की जाने लायक थी? अगर एचएसएससी उसी वक्त मान लेती कि ये गलती हो गई है, और जो या तो वो शुरू में ही चेंज कर देती कोई अमेंडमेंट लाके, या फिर जो भर्ती सुचारू रूप से वो पूरा करते और जो एलिजिबल कैंडिडेट थे, जो 2 शर्तों को पूरा कर रहे थे, उनको लगा देते और दोबारा नई एडवर्टाइजमेंट डाल देते, या फिर वो ऐसे अपने सर्विस रूल बदल देते। उन्होंने हर एक सिचुएशन के हिसाब से दोहरा स्टैंड, यानी एचएसएससी की खामियां 5 साल तक लगातार जारी रही और उसका नतीजा भुगता अभ्यर्थियों ने। लेकिन दरअसल लेट ही सही, देर से आया डिसीजन, दुरुस्त वजह के साथ नहीं आया। वजह भी क्या दी गई कि भाई इस पर कोर्ट केसेस तो और भी तमाम भर्तियों पे रहते हैं, इस पर जो है हमारा चेंज हो गए हैं शेड्यूल, पहले इंटरव्यू होते थे, अब इंटरव्यू होते नहीं, अब सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया होता है। तो भाई ऐसी कितनी भर्तियां हैं जो पहले वाले हिसाब से हुई हैं, क्योंकि जब आप भर्तियां निकालते हैं उसी हिसाब की चीजें देखते हैं ना, तभी की उम्र देखते हैं। अब एक व्यक्ति ने 41 साल में किया और उसकी जो भर्ती, उसका इंटरव्यू होते होते वो 43 का हो गया, फिर तो आप कह दोगे कि आप आज 43 के हो। जब अप्लाई किया है उस वक्त की ही कंडीशन, मानक योग्यताएं, शैक्षणिक अभिरुचियां सब उस वक्त का ही देखा जाता है। तो ये जो दोनों वजह उनकी गलत है, यानी वो देर से आए, दुरुस्त वजह नहीं दी, लेकिन फिर भी इसका निरस्त होना बनता ही था। अगर ये अब भी, क्योंकि कोई डिसीजन इस पे हो ही नहीं सकता था, इसका कैंसिल होना ही था, तो ये बढ़िया हुआ कि ये कैंसिल हो गई। लेट से ही सही, ये डिसीजन सही हो गया। अगले 5 साल ये सुप्रीम कोर्ट में अटकी रहती, इससे अच्छा है कि अब जाके कमीशन ने भले ही अपनी गलती नहीं मानी, अगर कमीशन अपनी गलती मान लेता तो शायद अभ्यर्थियों को अच्छा लगता इस तरह की चीजें। और मेरे ख्याल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक ये बातें पहुंचती नहीं हैं। यहाँ सरकार का रोल मुझे नहीं लगता कोई है, यहाँ कमीशन की गलती है और कमीशन अपनी गलतियों पर खुद पर्दा डालता है। तो ये बात है, इस भर्ती का निरस्त होना बहुत अच्छा निर्णय है। कुल मिलाकर मैं ये कहूंगी सरकार इसमें ज्यादा दोषी नहीं है और कमीशन को इसकी जवाबदेही उठानी ही चाहिए, क्योंकि कितना समय बर्बाद होता है अभ्यर्थियों का, कितना समय, पैसा, ऊर्जा, मैन पावर, संसाधन, आप मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से इस चीज में पीछे चले जाते हैं। और आज जब वक्त है पाई पाई बचाने का, तो ऐसे वक्त में इतना बड़ा नुकसान हर क्षेत्र, हर आयाम से जुड़ा हुआ, क्योंकि राजनीतिक नुकसान भी है ये उनके लिए,
आर्थिक भी है, सामाजिक भी है, अभ्यर्थियों के लिए मनोवैज्ञानिक भी है, और ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनके लिए लास्ट चांस हो सकता है जो बाद में ना अप्लाई कर सके। तो इन तमाम बातों के मद्देनजर जो नई भर्ती प्रक्रिया लगे उनमें इन अभ्यर्थियों को छूट दी जाए, या जिस तरह की भी चीजें हैं जैसे भी है बेस्ट पॉसिबल वे में चीजों का सोल्यूशन किया जाना चाहिए। मैं इस निर्णय का समर्थन करती हूँ। बाकी बची 503 पोस्ट यकीनन तौर से वो गलत है, उनका कभी बाद में विश्लेषण करेंगे। फिलहाल मेरा मुद्दा टीजीटी इंग्लिश था, और वो जो 503 पोस्ट हैं वो भी यकीनी तौर पर गलत हैं, लेकिन फिलहाल उनके ऊपर विस्तृत विश्लेषण मैंने किया नहीं है। तो कुल मिलाकर ये डिसीजन भले ही देर से हुआ है, लेकिन ये सही डिसीजन हुआ है। अब जवाबदेही क्या कैसे ली जाए वो सारा हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।